चलिए तो स्वागत करते हैं अपने नए से चैनल लेट्स फिल स्टडी पे। और आज के लेक्चर में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। और इसका हेडिंग आप देखिए क्या लिखा हुआ है, कमाल के कॉन्सेप्ट्स भर भर के। मतलब कि जो आपके कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं इस लेक्चर में एकदम भर भर के मिलेंगे। फिर क्लास 12 लिखा गया तो फिर मेरे को चेंज करना पड़ा। तो गलती से 12th लिखा गया था, हमने उसे 10th कर दिया। और आज जो है पूरा एकदम भर भर के कॉन्सेप्ट मिलेगा। जो पहले कल पढ़ाए थे उसको पहले मैं रिवाइज़ कराऊंगा थोड़ा सा, उसके बाद फिर आगे के लेक्चर्स में हम लोग आगे बढ़ेंगे। बेसिकली आज हम लोग के लेक्चर्स में होगा सबसे पहले रिवीजन, और फिर अगला पार्ट होगा आपका जो समेशन ऑफ n टर्म्स का फार्मूला आया है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d, और एक और फार्मूला n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये दोनों को आज मैं प्रूव भी करूंगा। और साथ में हम लोग 5.3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, 5.2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जो आपके डाउट्स होगा सबसे पहले आप वो पूछ लो, उसके बाद फिर मैं बता दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस कराना होगा जो आगे का मैं करा दूंगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत? तो सबसे पहले हम लोग रिवीजन करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज गिवन बाई 5n² + 2n, यानी कि 5n² ही नहीं बल्कि 5n² की जगह पे 7n² हो जाए, 3n² हो जाए, प्लस 2n हो जाए तो भी। तो याद करिए कि नया वाला फार्मूला में हम लोगों को जब Sn दिया रहता है, when Sn is given, जब Sn given रहता है तो A का नया फार्मूला क्या होता है? A का नया फार्मूला क्या होता है बताइए? कोई दिक्कत नहीं। When Sn is given तो A क्या होगा सर? A का फार्मूला क्या था? T1 पहले हुआ करता था और अब S1, मतलब n के जगह पे क्या रख देना है? 1, तो पहला टर्म आ जाएगा। उसके बाद कॉमन डिफरेंस का नया फार्मूला सर S2 - 2S1, और एक और क्या बताए थे? 2 × कोएफिशिएंट ऑफ n²। ठीक है सर। और Tn का एक नया फार्मूला क्या बताया गया था? Sn - 1। वैसे अगर A और D निकल जाए, हेलो, A और D निकल जाए तो Tn में पहले वाले फार्मूला से भी निकाल सकता हूँ। कैसे? A + n-1 × d से। याद आया कुछ कि नहीं आया? बोलो। ये पिछले क्लास में हम लोग बहुत डिटेल से पढ़े हुए हैं, तो क्या मैं फिर से वो डिटेल से पढ़ाऊँ या फिर आगे बढ़ूँ? आगे बढ़ते हैं। जो लोग भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके देखें, अच्छे से समझें इस चीज़ को, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ हूँ। ठीक है सर, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना? और जिन लोगों का जैसे क्लास छूटा है वो लोग अगर पिछला लेक्चर से नहीं कंप्लीट करना चाहते हैं तो सैटरडे संडे उनके लिए टाइम रहेगा। इस संडे तो टेस्ट लूँगा मैं, ठीक है ना, क्योंकि पिछला संडे टेस्ट नहीं हुआ था। तो जो टेस्ट में जैसे मैं बच्चे जो नए हैं वो टेस्ट तो नहीं दे पाएंगे, तो उनको उसी टाइम आना है और उनका क्लास मैं ले लूँगा। ठीक है मैम, टेस्ट के लिए आपको मतलब टेस्ट ले लेंगी मैम, यहाँ बिठा के मैं नीचे क्लास ले लूँगा, चाहे ऊपर क्लास ले लूँगा। ठीक है सर। तो जिन लोगों का क्लास छूटा है वो क्लास कर लीजिएगा, जिनका क्लास नहीं छूटा है वो टेस्ट देंगे। कोई दिक्कत है सर? चलिए, तो ये नया फार्मूला क्या आपको समझ में आया? कोई दिक्कत है? भोली माँ तो आज कॉपीराइट स्ट्राइक करवा ही देंगे। चलिए, कोई दिक्कत है? यहाँ तक बात समझ में आया? तो सर मैं इस क्वेश्चन को बना लूँ या रहने दूँ? बना दूँ? ओहो, भूल गए ना? इसका मतलब सरासर है कि आप भूल गए हो। सर आपको Sn क्या दिया है? 5n² + 2n। मैं क्या पूछा हूँ तुमसे? फाइंड द A, D एंड Tn। तो A का फार्मूला सर S1, A का फार्मूला तो क्या होगा? 5 × 1² + 2 × 1, यानी कितना ये हो जाएगा? 5 और 2 7 हो जाएगा ना?
फिर मैं आपसे पूछा डी, तो डी को तो डायरेक्ट मैं 10 बोल दूंगा, क्योंकि मैंने बोला था 2 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है, उसका डबल कर दीजिए। नहीं तो S2 माइनस 2S1, तो सर S2 तो निकालना पड़ेगा ना, इसी n के जगह पे क्या पुट कर दीजिए, पुट n बराबर 2, तो ये कितना हो जाएगा सर 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, ये 2 दूना के 4, 4 बचे 20, और ये 2 दूना के किसी का 14 आ रहा था सर, हाँ किसी का सर, ये S2 है, ये क्या है माइनस 2 इंटू S1 करना है ना, बोलो नहीं समझ रहे हो। तो S1 का वैल्यू कितना आया है 7, तो 7 दूना के 14, 24 में से 14 गया 10, तो कॉमन डिफरेंस उसका डबल होता भी है। ये जो वैल्यू था, ये जो वैल्यू था आपका यहाँ से यहाँ तक, ये किसका था S2 का था केवल, माइनस 2S1 तो करना पड़ेगा ना, तब ना D आएगा, कोई दिक्कत। तो D भी आ गया और A भी आ गया, तो Tn के लिए मेरे इस फार्मूला की ज़रूरत नहीं है। Tn के लिए मैं क्या लिख दूंगा डायरेक्ट, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए के जगह पे 7 प्लस n माइनस 1, और डी के जगह पे बताइए कितना हो जाएगा 10, तो ये कितना आ जाएगा 7 प्लस 10n माइनस 10, यानी कितना 10n माइनस 3। क्या मैं इस फार्मूला से निकालूंगा तो वही आएगा, निकाल के देख लिया जाए। अगर मैंने Tn को इस A और D के हेल्प से निकाला तो 10n माइनस 3 आया, मैं वही Tn को इस फार्मूला से निकालूँ तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए ना, निकाला जाए। Sn तो डायरेक्ट मैं रख दूंगा यहीं पे, Sn तो मैं डायरेक्ट रख दूंगा ना, मेरे को और क्या निकालना पड़ेगा Sn माइनस 1। तो आप ज़रा बताइएगा Sn हमको क्या दिया है, Sn हमको क्या दिया है 5n स्क्वायर प्लस 2n दिया है ना, बोलो Sn हमें क्या दिया है 5n स्क्वायर प्लस 2n, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को ही ना Sn बोलते हो जी सर। मैं बोलूँगा कि इसी फार्मूला में पुट कर दो n के जगह पे क्या n माइनस 1, तो ये क्या बनेगा सर n के जगह पे n माइनस 1 बराबर में 5 है, और ब्रैकेट में n स्क्वायर के जगह पे n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू n के जगह पे n माइनस 1, तो ये 5 हो गया। n माइनस 1 का होल स्क्वायर को तोड़ो तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी और प्लस b स्क्वायर। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? प्लस 2 का गुना n में करिएगा तो प्लस 2n, फिर प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2, 5 का अंदर गुना करिएगा तो सर फिर माइनस 5 दूना के 10n, फिर प्लस 5 एकम 5 प्लस 2n माइनस 2। अब ज़रा बताइएगा 5n स्क्वायर माइनस 10n और प्लस 2n माइनस 8n, 5 में से 2 गया 3। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? प्लस 3 कैसे? क्योंकि 5 बड़ा है, क्योंकि 5 बड़ा है। तो अब Tn का वैल्यू क्या था Sn माइनस Sn माइनस 1, तो Sn तो मैं डायरेक्ट यही उठा के रखूँगा 5n स्क्वायर माइनस प्लस 2n, ये क्या है Sn की वैल्यू, माइनस Sn माइनस 1 क्या है सर, यही ना आया है, तो 5n स्क्वायर माइनस 8n और प्लस 3। अब ब्रैकेट को तोड़िए तो माइनस को अंदर भेजिएगा, तो Tn का वैल्यू कितना आ जाएगा 5n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 5n स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 8n और माइनस 3 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक है सर, ये ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए 8n और 2n 10n और माइनस, क्या वही आया कि नहीं आया? समझ में आ रही बात? तो आप किसी भी तरीक़ा से निकालिएगा, Tn निकालना बेसिकली इससे आसान होता है, थोड़ा इससे कठिन होता है।
ठीक है ना, लेकिन आपको दोनों तरीका आपको सिखा दिया गया। कोई दिक्कत है सर? जो डी का फॉर्मूला लगाएं S2 - 2 S1 और कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। कहाँ लिए गलत होगा? और डायरेक्ट लिख देंगे तो भाई कोई गलती नहीं सर है। n स्क्वायर नहीं लिखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर का मतलब एन स्क्वायर का गुणांक, एन स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो लगा है, एन स्क्वायर नहीं। तो सर ब्रेक डी फाइंड करने के लिए बोलेगा तो लिख के उसके बाद जो उसका कोफिशिएंट हाँ, आप डायरेक्ट फार्मूला लिखिए। हाँ, डायरेक्ट फार्मूला लिखिए और उसके बाद डी बराबर कर दीजिए 2 × 5 यानी कितना 10। पहले फार्मूला लिखे और अगले स्टेप में आप ये लिख दीजिए, कोई गलती नहीं है। ठीक है सर, कोई दिक्कत है? इस तरह का क्वेश्चन हो जाएगा। आप बोलिए। अब अगला पॉइंट हम लोग अभी तक एसएन का फार्मूला तो प्रूफ नहीं ना किए थे। बोलो, एसएन का फार्मूला नहीं ना प्रूफ किए थे। क्या होता है एसएन का फार्मूला सर? n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। ये तो पहला था, ये तो क्या था? पहला था। और इसी का दूसरा एक और फार्मूला क्या था एसएन का? n/2 ब्रैकेट में a + l। l मतलब लास्ट टर्म और a मतलब फर्स्ट टर्म। कोई दिक्कत है सर? तो अब मैं इस फार्मूला को क्या करूँगा? प्रूफ करूँगा। कहाँ से आया? अच्छा एक बात बताइए, आपका जो जनरल एपी होता है वो क्या होता है? बोलिए। ए होता है पहला टर्म, दूसरा टर्म सर, तीसरा सर, चौथा सर। अब यही टर्म को ना जोड़ना है सर, बोलिए। और इसी तरह से डॉट 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 प्लस करते जाएंगे। और लास्ट वाला टर्म को आप क्या बोलते हो? a + n-1 × तो इसको l मान लो, क्योंकि लास्ट टर्म l माने हो ना। तो a + n-1 × d को क्या मान लो? l मान लो। तो यहाँ क्या लिखोगे? l। तो लास्ट टर्म के जस्ट पहले वाला टर्म कैसे मिलता है? क्या घटाने से? d1 घटाने से मिलता है। d को जोड़ने से हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। d फिर d जोड़े हैं तो 2d, 2d में d जोड़े हैं तो 3d, a में d जोड़े हैं तो a + d, a + d में d जोड़े हैं तो a + 2d मिला है। फिर a + 2d में d जोड़े हैं तो a+। तो उसी तरह से अगर d जोड़ने से आगे बढ़ रहे हैं तो एक स्टेप पीछे आना है, तो a + 3d से एक स्टेप पीछे कैसे आएंगे? -d करेंगे। सही है सर? तो अगर लास्ट टर्म को आप l मान लिए तो उसके जस्ट पहले वाला टर्म को क्या लिखोगे सर? l - d। उसके जस्ट पहले वाला टर्म l - 2d। क्या ये बात बच रही है या नहीं? नहीं बच रही है। एक एपी लिखते हूँ मैं। 4 4 2 6 2 8 2 10 2 12। मेरा ये लास्ट टर्म मान लीजिए 28 है। लास्ट टर्म इसका क्या है? मैं बोलूँ कि 12 से पहले 10 कैसे आया होगा? 10 से 8 कैसे आया होगा? 8 से 6 कैसे आया होगा? 2 घटा के। तो अगर लास्ट टर्म 28 है तो 28 से पहले वाला टर्म 26 का है लिए 28 - 2, 28 - 2। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे बता दो क्या होगा? वही होगा। यहाँ बताओ l में से d घटा के 28 - 2। जो लास्ट टर्म है उसमें से मैं क्या घटा रहा हूँ? कॉमन डिफरेंस को। 28 - 2 ही करूँगा तभी ना 26 आएगा सर। ये 26 कैसे चमकेगा? लास्ट टर्म में से आपने कॉमन डिफरेंस घटाया है। कॉमन डिफरेंस क्या है एपी का? 2 है। 2 2 जोड़ने से आगे बढ़े हैं तो 2 2 घटाने से पीछे आएंगे। कोई दिक्कत है सर? ये बात समझ में आ गई सबको? आपको समझ में ना आए तो मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ? फिर मैं ठीक नहीं पढ़ा रहा हूँ अगर आपको समझ में ही नहीं आया तो सर ये कितने टर्म्स होते हैं याद है ना? ये लास्ट टर्म को क्या बोलते हो? tn बोलते हो सर। तो कितने टर्म हैं? n टर्म से याद रखिएगा। मैं क्या करता हूँ? एपी को कल क्या किया था? एपी को पलट दिया था।
जोड़ते समय। तो L को मैं A के नीचे लिखूँगा और A प्लस D के नीचे क्या आएगा? L माइनस D आएगा। फिर इसके नीचे क्या बात है, इसी तरह से मैं बढ़ता रहूँगा। बोलो। अब जब बताओ लास्ट में क्या आएगा? A आएगा। उसके पहले सर A प्लस, क्या यहाँ पे नहीं आता रहेगा बहुत सारा टर्म? यहाँ पे बहुत सारा टर्म आता रहेगा कि नहीं आता रहेगा बीच में? लेकिन मैं सब तो नहीं लिख पाऊँगा ना, कि लिख पाऊँगा? लिख के कोशिश कीजिए सर, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हम बोले वही तो किए हैं। देखो मन की आंखों से दिखाई देगा सर, मन की आंखों से दिखाई दे रहा है। SN सर जोड़ना है, क्या करना है? जोड़ना है। तो SN 2SN और A और L को जोड़िएगा तो A प्लस L और D स्वाहा। A और L देखो जोड़ना इसको है, लेकिन ये D कट जाएगा तो ये भी ब्रैकेट में A प्लस L ही आएगा सर। 2D स्वाहा, A प्लस L ही आएगा सर। ये भी सर आप लिख के करो तब। A माइनस सर 3D, क्यों? क्योंकि माइनस, देखो -1D -2D -3D, 3D समाप्त। ओहो ये L है, समझ रहे हैं आप? तो A प्लस L प्लस डॉट यहाँ 2D खत्म। L प्लस A को मैं वापस A प्लस L लिख सकता हूँ। D खत्म। L प्लस A को मैं A प्लस L लिख सकता हूँ। L प्लस A को मैं A प्लस L लिख सकता हूँ। बोलो। तो A प्लस L सब मैच कर रहे हैं। याद करिए कल के क्वेश्चंस में हम लोग जो छोटे छोटे क्वेश्चंस किए थे उसमें यही तो हुआ था कि जब फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को मैं एक साथ जोड़ रहा था तो वो सेम रिजल्ट दे रहा था। याद है कुछ? सर भूल गए। हम बोले भूलो मत, भूल जाओगे तो पढ़ाई क्या चीज़ का कर रहे हो। A प्लस L कै बार लिखा हुआ है? N बार। तो क्या चीज़ से मल्टीप्लाई? N से। कोई दिक्कत? क्योंकि अगर तीन को 4 बार जोड़ना हो तो मैं 3 गुना 4 करूँगा ना। अगर मेरे को 3 को 6 बार जोड़ना है तो मैं 3 गुने क्या करूँगा सर? 6 करूँगा ना। बोलो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो सेम ही क्वांटिटी ना है A प्लस L तो A प्लस L कितनी बार है? N बार। क्योंकि पहले ही ऑलरेडी ये बताई जा चुकी है कि ये टर्म्स कितने थे, ये टोटल टर्म्स कितने थे? N टर्म्स थे। बात समझ में आ रही है? तो मैं A प्लस L जो है कितने बार लिखूंगा? N बार। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो अब बताओ SN निकालना था ना हमें 2 टाइम्स ऑफ SN निकालना था कि SN निकालना था? तो 2 का क्या करें? पॉकेट में तो नहीं रख सकते, बराबर के उधर सर। तो N/2 और ब्रैकेट में क्या ये पहला फार्मूला सर कि दूसरा प्रूफ होगा? मैंने बोला L को क्या बोलते हो तुम? A प्लस N-1 इंटू D। तो वापस इसमें रखो, पुट L बराबर A प्लस N-1 इंटू D। तो अब क्या होगा सर? SN N/2 ब्रैकेट में A है ना, और प्लस L के जगह पे A प्लस N-1 इंटू D। देखो A प्लस पहले से था और L के जगह पे हमने क्या लिख दिया? A प्लस N-1 इंटू D। तो अब A मिलके तो यही फार्मूला दूसरा प्रूफ हो गया, 2A प्लस N-1 इंटू D। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलिए, ये बात समझ में आई? और एक फार्मूला इधर है, कोई दिक्कत? ये दोनों फार्मूला आपको क्या करना चाहिए? याद कर लेना है। L क्या है सर? लास्ट टर्म है। A क्या है? फर्स्ट टर्म। N क्या है? नंबर ऑफ
टर्म्स, और एसएन क्या है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। शुरुआत से एन पदों का योग, शुरुआत से एन पदों का योग, जोड़, शुरुआत से, बीच से नहीं। समझ में आया अंश? हेलो, कहीं खो गए हो क्या? हाँ, चुप चुप रहते हो, जरूर कोई बात है। पहली मुलाकात है जी, पहली मुलाकात। ये बात समझ में आ गई सर? हाँ, बोलिए। अब देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप दिमाग में रखिएगा। पहला कॉन्सेप्ट क्या है सर? पहला कॉन्सेप्ट क्या है सर? पहला कॉन्सेप्ट यह है कि अगर 3 नंबर ए है, बी है और सी है, आर इन ए पी, तो हेलो, तो बीच का जो डबल है, बीच का डबल एक्सट्रीम के सम के बराबर होता है। बीच का डबल एक्सट्रीम के सम के बराबर होता है। ये हमेशा होगा। कब? जब 3 नंबर एपी में होगा। ए बी सी आर इन एपी, देन समझ में आ रही बात? मिडिल का ट्वाइस एक्सट्रीम का सम होगा। कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए, एपी का कोई भी एग्जांपल लीजिए। 5 2 7 7 2 9, ये एपी में है कि नहीं है? तो मिडिल का ट्वाइस करिए और एक्सट्रीम का सम करिए। आया बराबर? बोलिए। मैं अब दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, आप खुद बोलिए, कोई एग्जांपल बोलिए। एपी का 12 20, तो 12 8 20, और फिर 20 8 28, तो 20 का दुगना, 20 का दुगना एक्सट्रीम का सम, किनारे किनारे का सम, 20 दूना 28 और 2 30 और 10 40। आप कोई भी ले लो सर, ये हमेशा होगा। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? हाँ, तो ये तो हुआ सर, आपने क्वेश्चन से इसे प्रूफ कर दिया। प्रॉपर्टी अगर सही है तो क्वेश्चन से तो प्रूफ होगा ही। सोच के देखो ना, प्रॉपर्टी अगर सही है तो क्वेश्चन से प्रूफ होगा ही होगा। लेकिन क्या इसे बिना क्वेश्चन के प्रूफ किया जा सकता है? तो हम बोलेंगे जी सर। क्या बोलेंगे हम? जी सर। क्या प्रूफ है इसका? आप ये बताओ कि A, B, C क्या में दिया है? तो AP का कंडीशन क्या होता है सर? कॉमन डिफरेंस। तो भैया D बराबर क्या होगा? कॉमन डिफरेंस क्या होगा सर? T2 माइनस, और वही जो है T3 माइनस T2 के भी बराबर होना चाहिए। अगर ये होगा तभी ABC को AP में माना जाएगा। बोलो। तो अगर क्वेश्चन ने बोल दिया है कि नहीं ABC AP में है, ABC AP में है, तो मैं बोलूँगा ना कि T2 माइनस T1 बराबर होना चाहिए T3 माइनस T2, क्योंकि AP में होगा तब ये होगा। सही है सर? अब T2 क्या है सर? B है। T1 क्या है? A है। T3 क्या है? माइनस T2 क्या है? B को B बुला रहा है, B को B बुला रहा है, B प्लस B A को C बुला रहा है। माइनस ए गया उधर, प्लस ए बना, तो B और B B B 2B B B 2B। तो मिडिल का ट्वाइस एक्सट्रीम का सम के बराबर, मिडिल का ट्वाइस एक्सट्रीम के सम के बराबर होता है। क्या ये बात आपको समझ में आया?
या नहीं आया? आया कि नहीं आया? सर दूसरी बात, सर दूसरी बात क्या है सर? कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर, जो बीच वाला नंबर होगा एपी का, दोनों को जोड़ के बाई 2 करने से मिल जाता है। जो बीच वाला नंबर होता है बी, वो कैसे मिल जाता है? 2 करने पे। तो मैं घुमा के वही बात बोल रहा हूँ। कैसे सर? 2b बराबर a प्लस सी था, तो b बराबर, कोई दिक्कत है? तो कभी भी बीच वाला नंबर होगा, दोनों किनारों को जोड़ के बाई 2 करोगे तो मिल जाएगा। देखो कैसे, 9 और 5 बटे 2 करके देखो, बीच वाला नज़र आएगा, क्योंकि जोड़ने के बाद आपको बटे 2 भी करना है। इसको जोड़ो, 28 और 20 को, 28 और 12 को जोड़ो, बाई 2 करो, आया? तो ये हमेशा होगा, ये हमेशा होगा। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? और इसी बी को एक नाम से जाना जाता है, एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स, हेलो, एरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स ए एंड सी। एरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स ए एंड सी इज, क्या होगा? a प्लस सी बाई 2, a प्लस सी बाई 2। b का नामो निशान नहीं है सर। मैंने बोला आपको 2 नंबर दे रहा हूँ a और c, उसका एरिथमेटिक मीन बताइए। उसका क्या बताइए? तो आपको क्या करना है? दोनों को जोड़ के बाई 2 कर दीजिए। एरिथमेटिक मीन ऐसा नंबर होता है जिसके उसके बीच में होने से तीनों नंबर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना लेता है। एरिथमेटिक मीन एक ऐसा नंबर होता है जो 2 नंबरों के बीच में जब आता है तो वो तीनों नंबर क्या बना लेता है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना लेता है। जैसे मैं पूछूं आपसे एक क्वेश्चन कि फाइंड AM ऑफ 2 and 14, फाइंड AM ऑफ 2 and 14। तो सर AM का फॉर्मूला अभी क्या सीखा आपने? कि 2 नंबरों के बीच का AM जब पूछता है तो दोनों को जोड़ दिया जाता है और बटे में 2, यानी कितना सर? 8। तो ये एक ऐसा नंबर है, यदि इसको बीच में यहाँ प्लेस्ड कर दिया जाए, रख दिया जाए, पुट कर दिया जाए, तो तीनों नंबर पक्का AP बना लेगा। देख लो बना कि नहीं बना। तो यहाँ से ये भी सीख लो कि अगर 3 नंबर AP में दिया रहता है तो बीच वाले को दोनों का एरिथमेटिक मीन बोला जाता है। 3 नंबर अगर AP में दिया हो तो बीच वाले को दोनों नंबर का एरिथमेटिक मीन बोला जाता है। तो ये जो B है, ये B क्या कहलाता है? B इज़ एरिथमेटिक मीन ऑफ A एंड C। बात याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? बोलो। हाँ, कोई दिक्कत है? बात समझ में आ रही है? जी सर। अब बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 3। 2 ही तक ना था ये। हाँ, कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है सर? सेलेक्शन ऑफ टर्म्स। सेलेक्शन ऑफ टर्म्स। सेलेक्शन ऑफ टर्म्स क्या मतलब है सर इसका? सेलेक्शन ऑफ टर्म्स का क्या मतलब है सर? सेलेक्शन ऑफ टर्म्स का क्या मतलब है सर? देखो, हेलो, कभी कभी क्या होता है ना कि एपी में हमें ऑड नंबर सेलेक्ट करना पड़ता है क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, और कभी कभी हमको इवन नंबर ऑफ टर्म्स सेलेक्ट करना पड़ता है। तो बच्चे जब भी बोलता है, जैसे क्वेश्चन कैसा आता है पहले समझो। क्वेश्चन आता है कि 3 नंबर एपी में है। क्वेश्चन क्या आता है?
3 नंबर एपी में है और उनका प्रोडक्ट इतना है या उनका सम इतना है, तो आप तीनों नंबर बताओ। तो उस समय बच्चा कहता है कि 3 नंबर एपी में है ना, ठीक है, तो पहला नंबर को वो ए मान लेगा, दूसरा को ए प्लस डी मान लेगा और तीसरा को ए प्लस। क्या दिक्कत है? कोई गलती नहीं किया उसने। लेकिन इस तरह से मान के अगर क्वेश्चन को बनाओगे तो क्वेश्चन का प्रोसीजर लंबा हो जाएगा। मतलब कि 1 सेकेंड या 10 सेकेंड में बनने वाला क्वेश्चन 2 मिनट या 3 मिनट ले लेगा। तो कोई उपाय है सर उस मिनट को कम करने का? अगर उपाय नहीं होता तो मैं पढ़ाता क्यों? अभी मैं बता के निकल जाता आगे। सर उपाय है क्या सर? पहला टर्म को 3 टर्म अगर मानना है तो पहला टर्म को ए मानो, उसके जस्ट पहले वाला टर्म मानो। सर अगला वाला कैसे मिलता है? डी जोड़ने से और पिछला वाला, तो ऐसे मानना 3 टर्म्स। सर इसका क्या फ़ायदा है? इसका बहुत फ़ायदा है। कैसे सर? मैं बोलूँगा कि 3 नंबर्स का सम अगर 10 दिए हैं, 3 नंबर का सम 10 है, तो इस केस में अगर तुम बराबर में 10 लिखते हो, 3 नंबर का सम है ना सर? 3 नंबर का क्या है? सम है। 3 नंबर का क्या है? तो सम को जोड़ के मैंने लिख दिया 3। ये तरीका नंबर 1। और सम इसमें भी अगर जोड़ा जाए, इसको अगर लिया जाए तो a माइनस डी को मैं जोड़ूंगा a के साथ और जोड़ूंगा a प्लस, तो इस समय मैं 10 लिखूंगा। इसमें बताओ कितना आएगा? a कितना? 3a प्लस बराबर अननोन की संख्या कितनी रही? 2 a और d है ना उसमें। इसमें देखो जब जोड़ोगे तो क्या होगा? d से d माइनस डी प्लस डी स्वाहा, ए कितना? डायरेक्ट निकल गया a। डायरेक्ट निकला कि नहीं निकला? और अगर a निकल गया और a मेरे को और एक कंडीशन दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज इतना, तो मैं वहाँ पे a का वैल्यू रख के d नहीं निकालूंगा, तो मेरे को कम समय लगेगा क्योंकि एक d कैंसिल हो जाता है, a तुरंत निकल जाता है। और अगला इक्वेशन में मैं इस a का वैल्यू डाल देता हूँ तो d तुरंत निकल जाता है। यहाँ पे 2 इक्वेशन बन जाता है। कोई दिक्कत है? तो नंबर ऑफ टर्म्स मानने का तरीका जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो तब, और जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो तब। कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बात? जब नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो? ऑड हो तब, और जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो तब। हेलो व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड, व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड, तो एपी में क्या एगो टर्म होता है? ऐसा एपी देखो जिसमें एगो टर्म हो। एपी है? एपी है? एपी है? नहीं है? हो भी सकता है। और मतलब 2 गो टर्म से हम नहीं बता सकता हूँ कि एपी है कि नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या, यहाँ पे तो हमेशा जो आएगा 1 आएगा। जैसे 7 में से 5 घटाए तो 2 आया, तो 2 आएगा। लेकिन अगला रहेगा तब ना डिसाइड करेंगे, निर्णय तब ना होगा कि भैया यहाँ पे अगर 9 है तो एपी है, बोलो। और 5 7 यहाँ 11 में लिख दिया तब एपी नहीं है। मतलब एपी का डिसीजन कम से कम 3 टर्म्स में होता है। कम से कम 3 वैल्यू होना चाहिए, 3 टर्म्स होने चाहिए, तभी आप डिसाइड कर पाओगे। सर ये कैसे एपी है? क्योंकि इसको घटाने से 2 आया, इसको भी घटाने से 2 आया। ये क्यों नहीं है? इसको घटाने से 2 आया, इसको घटाने से 4 आया। तो एपी में तब बोला जाता है जब कॉमन डिफरेंस सेम हो। क्या ये बात समझ में आया? तो कम से कम कितने टर्म्स आपके आंखों के सामने होने चाहिए? 3 होने चाहिए सर। बाबू तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं? कितना परसेंट? 30%, 60%, 50%, 30%।
तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पिछला लेक्चर्स को देखने का। सारा जितना भी मैं वीडियो बनाता हूँ या पढ़ाता हूँ, सारा का रिकॉर्डेड लेक्चर मेरे ऐप पे है। ऐप का नाम लेट्स फील स्टडी, ठीक है सर। चेंज कर दिए, बाबा मैथ्स वाला से चेंज कर दिए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपको लेट्स फील स्टडी से नहीं आ रहा है तो आप बाबा मैथ्स वाला सर्च करिएगा, आ जाएगा, ठीक है ना सर। वहाँ पे यही लोगो दिखाई देगा आपको, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उस पर जहाँ पे जितने भी बच्चे पढ़ते हैं ऑफलाइन में, उनके लिए ऐप फ्री है, ठीक है सर। और जो बाहर के लोग हैं उनके लिए लॉक हुए, उनको पेमेंट करना पड़ता है तब वो पढ़ पाते हैं। और YouTube पे भी मैं डाल रहा हूँ वीडियोस को अब तो YouTube के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। YouTube का चैनल का नाम क्या है सर? लेट्स फील स्टडी 10th। हेलो, तो मैं बोला कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए? कम से कम 3। तो 3 टर्म्स को मैं कैसे मानूंगा? सबसे पहले मैं बीच वाला को मानता हूँ। हेलो हेलो, सबसे पहले मैं मिडिल टर्म को मानता हूँ, क्या? ए। और इसके इधर वाले को प्लस डी जोड़ने से मिलेगा, और इधर वाले को माइनस डी जोड़ने से मिलेगा। सर पहला केस जब नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो? 3 हो। नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो तो कैसे एपी को मानोगे? बीच में ए, बीच में उसके आगे कैसे मिलता है सर? डी जोड़ने से। उसके पीछे कैसे मिलता है सर? 3 टर्म्स हो गए ना। दूसरा सिनेरियो, जब नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो? 5 हो। 4 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये किस केस में चल रहा है? ऑड में। तो 5 को होगा तो बीच वाला को मैं क्या लिखूंगा? ए। आगे कैसे जाऊंगा? डी जोड़ के पीछे कैसे आऊंगा? फिर मैं बोलूँगा अभी तो 3 हुआ, तो एगो इधर आगे बढ़ जाओ और एगो इधर पीछे आ जाओ। ए माइनस, अब 3D है तो 3 मत कर देना, जो कि अभी हो रहा था मेरे से। समझ रहे हो आप? कोई बात समझ में आया? अरे ज़्यादा से ज़्यादा 5 को टर्म होगा, 7 को होगा तो क्या करोगे बताओ? बस एगो ए प्लस 3D आएगा उधर कर। समझ में आ गया? तो मैंने ये तरीका आपको बता दिया है कि बीच वाले को सर, ये क्या है? ए क्या है सर? ए क्या है सर? मिडिल टर्म। मिडिल टर्म ये है मिडिल टर्म। कोई दिक्कत है सर? और उसके बाद अगर इधर की तरफ जाना है तो डी जोड़िए, उधर की तरफ जाना है तो डी घटाइए। अब यहाँ पे अब क्या सिनेरियो में लेके चलूँगा? व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन। देखो क्वेश्चन में ना जैसे ही लिखेगा, क्वेश्चन में देगा तुमको कि इफ 4 नंबर्स formed an AP, 4 numbers formed an AP and whose sum is इतना and whose product is इतना। तो जैसे ही 4 टर्म्स बोला तो चारों टर्म को अपने तरीके से मत मानना, चारों टर्म को मैं जो तरीका बता रहा हूँ उससे मानना। उसी तरह क्वेश्चन में और क्या देगा? इफ नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, या फिर इफ 3 नंबर्स फॉर्म्ड एन एपी हुच सम इज इतना एंड प्रोडक्ट इज इतना। तो तीनों नंबर कैसे मानोगे? ए माइनस डी, ए प्लस डी। 5 नंबर अगर एपी में बोल दिया तो ऐसे। कोई दिक्कत है? जनरली तुम्हारे सिलेबस में 3 तक ही है, मैंने अगला भी लिखवा दिया, ठीक है ना सर? जनरली 3 तक ही है। सर नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाए? इवन हो जाए। तो 2 को टर्म तो होगा नहीं सर। अभी बोले थे आप कि कम से कम 3 टर्म होना चाहिए, तो इवन वाला में 3 से अधिक होगा। 4 को टर्म से शुरुआत होगी, क्योंकि 2 टर्म से तो डिसाइड ही नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो ना विनोद? तो हेलो, तो यहाँ पे क्या करना है? हेलो, बीच वाला जो टर्म है। अच्छा एक बात बताओ, 4 को टर्म होगा। हेलो,
यदि 4 को टर्म होगा तो बीच वाला कौन? हाँ, बीच के दो जो हैं वो बीच होंगे, क्योंकि अगर मैं इसको बीच बोला तो तुम कहोगे सर इसने क्या बिगाड़ा। हम बोलेंगे इसको बीच मानो तो वो होगे इसने क्या बिगाड़ा। तो मैंने बोला कि दोनों को बीच मान लो, यानी कि जब 4 टर्म होंगे तो बीच के 2 टर्म होते हैं। कौन कौन सर? उसको याद कर लेना। a माइनस डी, ए प्लस डी, याद करना। ये बीच के 2 टर्म हैं, ये बीच के 2 टर्म हैं। ए नहीं रहेगा, ए नहीं रहता, ऐसे ही तो माना जाता है सर। आपको याद करना, मैंने पहले ही बोला है। a माइनस डी पहला टर्म और a प्लस डी दूसरा टर्म। अब सुनो, हेलो हेलो, इधर की यात्रा जब होगी, इधर की यात्रा जब होगी तो क्या जोड़ेंगे? हाँ, मैं जानता था कि तुम यही बोलोगे। मैंने तो इधर बताया ना, इधर थोड़ी बताया है। तो तुम अपना कॉमन सेंस यूज करते और अरे सर अभी भी अगर तुम इधर डी जोड़ोगे तो उधर डी घटाओगे, इसका मतलब डी जोड़ना भी नहीं है और ना घटाना है। सर क्या जोड़ना है क्या घटाना है कैसे पता करूं? क्या आप हमें नहीं बताएंगे? क्या मैं पता कर सकता हूं? मैं आपको नहीं बताऊंगा कि क्या जोड़ना है क्या घटाना है, क्या आप पता कर सकते हैं? आप पता कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। आप खुद दिमाग लगाइए और सोचिए। जितना इन्फॉर्मेशन मैं दिया हूँ उससे आप पता कर सकते हैं कि मेरे को क्या जोड़ना चाहिए या क्या घटाना चाहिए। दिल ठहर जा जरा, ठहर के सोचो। 2D कैसे? बीच में 2D का डिफरेंस है। एक बच्चा ने क्या किया, दिमाग लगाया, कहा कि सर मेरे को कॉमन डिफरेंस पता करना है ना, मेरे को कॉमन डिफरेंस पता करना है ना, क्योंकि मैं आगे बढ़ता हूँ तो क्या जोड़ता हूँ? कॉमन डिफरेंस। और पीछे आता हूँ तो क्या घटाता हूँ? तो मेरे को 2 टर्म दिए गए हैं, तो 2 टर्म से डिसाइड नहीं हो जाएगा कॉमन डिफरेंस क्या है। क्या होता है सर? कॉमन डिफरेंस बराबर T2 माइनस T2 क्या है सर? माइनस T1 क्या है सर? मैंने घटाया, माइनस से माइनस माइनस, ए से ए कैंसिल और डी। तो ये कॉमन डिफरेंस ही तो था सर। कॉमन डिफरेंस तो डी होता है, अब 2D कैसे हो गया? सर मेरे मानने के ऊपर है ना। मैं कॉमन डिफरेंस 2D मान लूँ तो 2D जोड़ के आगे बढ़ूंगा। क्लियर है सर? आप जो समझिए। नहीं, जनरली बच्चों के दिमाग में क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस तो डी होता है, तो डी जोड़ना चाहिए। सर 2D क्यों जोड़ रहे हैं? यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो आएगा वही ना जोड़ोगे। तो क्या जोड़ोगे सर यहाँ पे? प्लस 2D। आगे अगर 2D जोड़ने से मिल रहा है तो पीछे सर क्या ये बात पच रहा है? यस और नो? पच रहा है सर? सर अब कितना होगा पहला केस में? नंबर ऑफ टर्म्स मिनिमम कितने होंगे? 4। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? तो सबसे बीच वाला पहले मानने का तरीका रट्टा मार लो। मैं ये रट्टा मारा हूँ तभी तो बता रहा हूँ, मैं इसको रटा हूँ तभी तो बता रहा हूँ सर। तो आप भी रटोगे तभी ना आएगा। पहला ए माइनस डी, अगला ए प्लस डी। आगे वाला कैसे मिलेगा सर? 2D जोड़ने से। तो a प्लस डी में 2D जोड़ के देखो कितना आएगा? a प्लस 3D। और 2D घटाओगे तो होगा ना। फिर दूसरा केस, जब नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाए? 6 हो जाए
तो बीच वाला तो मानोगे ही ना, a माइनस डी ए प्लस डी। अगला पिछला, अगला पिछला। क्या समझ में आया? सिमेट्रिक टर्म लेना है। क्या समझ में आया? सिमेट्रिक टर्म लेना है। जैसा पीछे वैसा ही लेफ्ट में। जैसे a प्लस 5d हुआ है तो सबसे इधर वाला a माइनस 5d। a प्लस 3d हुआ तो a माइनस 3d, a माइनस d तो a प्लस d। सबको जोड़ के देखो, इस पूरे टर्म को जोड़ के देखो, माइनस 5d 5d से कट जाएगा, प्लस माइनस 3d प्लस 3d से उड़ जाएगा, माइनस d प्लस d को पटक देगा, केवल a बचेगा। तो ये क्यों माना गया है? ताकि d गायब हो जाए, केवल अननोन की मात्रा एक रह पाए। अभी तक अननोन क्या है? a और d दो ठो है ना, समझ रहे हो? यस और नो? क्लियर है कॉन्सेप्ट की दिक्कत है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो ए निकल जाएगा फिर डी कैसे? और भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा सर। दिखाइए सर। वैसे आपके एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन नहीं है, आरएस में है, आरडी में है, तो मैंने थ्योरी बता दिया। ठीक है सर? बोर्ड में आएगा। सर अगर आ जाएगा तो बना लेना, नहीं आएगा तो कौन मार ये खराबी कर रहा है? खराबी नहीं ना कर रहा है, बोलो। 11th में तो भर भर के मिलेगा। 11th में क्या होगा सर? भर भर के है। सर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपसे फंस सकता है और एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि आप ये मत समझना कभी भी कि जो आपसे क्वेश्चन फंसते हैं वो एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, वही आते हैं सर, याद रखिएगा। जो आपसे एग्ज़ाम में फंसेंगे ना वही आएगा, और कहोगे यार उस दिन मैं छोड़ दिया था इसको। क्वेश्चन बोलेगा मेरे को छोड़ेगा, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसके पीछे एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, आप इसको समझिए। आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 13 है। कह रहा हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, हेलो, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी। एपी का कितना टर्म लें? एपी का कितना टर्म लें? 24, 21, 18 डॉट 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 में कितना टर्म लें? मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। मतलब कि ये 24 है। हेलो हेलो, ये क्या है सर? पहला टर्म क्या है? अगला क्या है? अगला क्या है? तो मैं इसका कितना टर्म लूँ ताकि मैं जब इन सबों को जोड़ूँ, इन सबों को जोड़ूँ, कितना टर्म लूँ? कितना, कितना मतलब एन टर्म नहीं ना मालूम है, तो कितना टर्म लूँ कि जोड़ूँ तो रिजल्ट 78 है। कितना लूँ? इसमें क्वेश्चन का आंसर बनने के बाद एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। क्वेश्चन को बनने के बाद जैसे इसी में बोलता है एक्सप्लेन डबल आंसर, यही इसी क्वेश्चन में क्या बोलेगा सर आपको? एक्सप्लेन डबल आंसर, एक्सप्लेन द डबल आंसर। इसी क्वेश्चन में क्या बोलेगा? एक्सप्लेन द डबल आंसर, क्योंकि इसमें n का 2 वैल्यू आएगा। तो कहेगा कि दो वैल्यू आ रहा है, उसको एक्सप्लेन कीजिए कैसे आ रहा है 2 वैल्यू, n का 2 वैल्यू क्यों आ रहा है। इस क्वेश्चन की खासियत को समझने के लिए पहले इसके सॉल्यूशन को समझिए। जब सॉल्यूशन हो जाएगा तब लास्ट में आप इस क्वेश्चन के उद्देश्य को समझिएगा कि क्यों डबल आंसर आया है और डबल आंसर आने का रीज़न क्या है, उसी को एक्सप्लेन हमें करना है। क्वेश्चन समझ गए? बोलिए। आपको पता है सर कि इसमें कितने टर्म को लिया जाए ताकि जोड़ा जाएगा तो 78 आएगा? नहीं मालूम है? नहीं मालूम है ना, तो मैंने मान लिया n टर्म्स लिया जाएगा तो जोड़ जो है वो, तो शुरू से ही ना लिए हो सर, बोलो। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को लेने से क्या आना चाहिए? 70 कि 78? 78, ठीक है।
सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स को लेने से क्या आना चाहिए? क्या शुरू से ही न लेना है कि बीच से लेना है? तो मैं एसएन को 78 बोल रहा हूँ मैथमेटिकली, क्या ये गलत है? आप ढूंढोगे ना कि सर 78 क्या है, 78 क्या है? एसएन है। कैसे सर? क्योंकि इन टर्मों को जोड़ के क्या लाना था, तो शुरू से एन टर्मों को जोड़ के मैंने 78 लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अभी अभी एसएन का फार्मूला पढ़ के आ रहे हो, एन बाई ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर, n तो वैसे भी पता नहीं है, लिखना ही है। a का वैल्यू सर, a क्या है सर, d क्या है सर? क्या बताऊं, कैसे बताऊं? अभी भी d 3 बोल रहा है कुछ लोग, अब d भी लिखने ये लोग को बताया जाए। और बराबर 78, ये बात समझ में आया? अब देखो, हेलो हेलो, 24 दूना 48, 24 दूना और माइनस का 3n और माइनस माइनस, ये -3 कैसे हुआ? इस -3 का n में गुना किए, फिर माइनस माइनस प्लस 3 और बराबर 70। अब देखो 48 में से 3 घटेगा कि जुटेगा? तो ये हो जाएगा 51 माइनस और बराबर, अब 2 का क्या करें? अंदर से 2 कॉमन भी नहीं आ रहा, अगर अंदर से 2 कॉमन आता तो निपटा देते। मैं 2 को उधर भेज दूंगा सर, तो n इंटू ब्रैकेट में 51 माइनस 3n इज इक्वल टू 78 इंटू 2। सर 51 में n का गुना करूंगा तो 51n माइनस 3n स्क्वायर, और ये कितना होगा? 8 दूना 16, 7 दूना के 14 और 1 15। मैं सबको उधर भेज रहा हूँ, इधर 0 बटे सन्नाटा, सन्नाटा छा जाएगा, माइनस 5n और प्लस 156, यानी हाँ, ओहो थैंक यू, 3n स्क्वायर माइनस 51n और प्लस 150 बराबर 0। सर 3 कॉमन है सर, 6 5 11 1 12, जी सर, यस सर। n स्क्वायर माइनस 3 एकम 3, 2 1 21, 3 7 21 प्लस 3 5 15, 3 दूना 6 बराबर, तो n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 बराबर 0। क्या ये बात समझ में आई सबको? 52 को फैक्टराइज करो, 2 दूना 2 छके 2 एकम 2 तिया 17 और 4 सॉरी 13 4, जिंदगी आसान हो गई। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग 2 पार्ट में बांटूंगा, कैसे कैसे सर? क्वाड्रेटिक आ गया सर, मैंने बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। सर हम पढ़े नहीं हैं सर, तो पढ़ो, नहीं पढ़े हो तो पढ़ो। -4n और माइनस 13n प्लस 52 बराबर 0। मैं क्या कॉमन लूँगा सर? n माइनस 4 माइनस 13 n माइनस 13 चौके 52 बराबर, तो हेलो हेलो हेलो, n माइनस 4 ब्रैकेट में n माइनस 13 ब्रैकेट में बराबर 0। सर एक वैल्यू आया n माइनस 4 बराबर 0 और दूसरा वैल्यू आया n माइनस 13 बराबर 0, तो यहाँ n का वैल्यू 4 और n का वैल्यू। सर आगे एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डबल आंसर। ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का केवल 4 टर्म को ले रहा हूँ तो भी सम 78 आ रहा है, और इसी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नंबर ऑफ टर्म्स मैं 13 ले रहा हूँ तो भी सम 78 आ रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? आगे जाके और फिर क्या हो रहा होगा? कुछ टर्म माइनस वाले से प्लस वाले से कट जा रहा होगा, तो सम पहले वाला ही बरकरार रहा होगा। नहीं समझे? मैं लिख के समझाता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा चीज़ है, एक बार समझ जाओगे जन्म जन्मांतर तक तुम्हारे साथ रहेगा।
इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मैं 4 टर्म लूँगा तो भी सम 78 आएगा, और इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मैं 13 ठो टर्म लूँगा तो भी सम 78 आएगा, क्योंकि मेरा आंसर आया है n का वैल्यू 4 भी और n का वैल्यू। और मैंने ये n क्या माना था, मैंने ये जो n माना था वो क्यों माना था, ताकि इनका सम 78 आए। Sn क्या है, Sn क्या है, 78 आए। तो Sn 78 करने के लिए ही ना n आया होगा, तो मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना कि क्यों आ रहा है ऐसा। ज़रा समझने की कोशिश करना। AP को मैं लिख रहा हूँ, हेलो हेलो, AP को मैं लिख रहा हूँ 24 प्लस 21 प्लस 18 प्लस क्या होगा, बोलो, नहीं बोलोगे, कितना होगा, 15। मैं बोलूँगा थोड़ा सा पेशेंस रखो और इसको जोड़ो। 24 और 21 को कितना होगा, 45, सही है सर। 45 और 20 जोड़ो, पहले 20 जोड़ो, 45 10, 45 10, 55 10, 65, 2 घटा 2, 63, 63 5 जोड़ लो पहले, 68 और 10, सर वो तो आना ही था, क्योंकि 4 को टर्म लिए हैं तो सम 78 आएगा। फिर मैंने बोला कि 13 को लोगे तो क्यों आएगा, 13 को लोगे तो क्यों आएगा। n बराबर 4 का एक्सप्लेनेशन। अब मैं क्या देखने जा रहा हूँ, n बराबर 13 का एक्सप्लेनेशन। 13 को टर्म लेने वाला हूँ, घबराना नहीं है, भारत माता की जय बोल के आगे बढ़ना है, दुश्मन से डरना नहीं है। 15 के बाद सर, 15 के बाद सर 12, फिर अरे भाई गलत मत बोलो, तुमको सुन के लिख रहा हूँ मैं। 6 के बाद 3, 3 के बाद 0 के बाद -3, फिर कै को टर्म हुआ ना, अब हुआ 12, हाँ अब 13 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मैं इसको जोड़ूंगा तो देखो क्या होगा, मैं इसको जोड़ूंगा तो देखो क्या होगा, ये +3 -3 से जुटेगा तो कैंसिल होगा, +3 -3 से जुटेगा तो कैंसिल होगा। और कौन कैंसिल होगा साहब, -6 + 6 से कैंसिल होगा। और कौन कैंसिल होगा साहब, +9 -9 से कैंसिल होगा। और +12 -12 से कैंसिल होगा। सर जब कैंसिल हो जाएगा तो भी टर्म का समेशन इतना ही रहेगा, बिकॉज ऑफ कि जितना प्लस उतना माइनस एक दूसरे को बैलेंस कर लिया। कुछ जोड़ तो बढ़ा, जब मैं 0 तक जोड़ा तो कुछ एडिशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा, लेकिन वापस नेगेटिव टर्म्स के आने से घट के बैलेंस कर लिया। उतना ही घटा जितना जुटा था, उतना ही घटा जितना, कैसे सर, मैं बोला 12 जुटा 12 घटा, 9 जुटा 9 घटा, 6 जुटा 6 घटा, और 3 जुटा 3 घटा, और 0 के जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए 2 आंसर आ रहा है, क्योंकि पहले तो सम उसने बढ़ाया और ऐसा बढ़ाया कि कुछ घटा भी दिया और फिर पहले वाला ही बैलेंस कर लिया 78 को 78 से। तो एक्सप्लेन द डबल आंसर समझ गए, क्या लिखेंगे, एक तो मैं ये लिख दूंगा तो ये बढ़िया एक्सप्लेनेशन हो गया। नहीं, अगर एक्सप्लेन द डबल आंसर बोला है तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना। दूसरे तरीका से मैं क्या बोल सकता हूँ कि कॉमन डिफरेंस इज नेगेटिव, सिंपल जवाब। क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉमन डिफरेंस इज नेगेटिव ड्यू टू डबल आंसर, ड्यू टू डबल आंसर ऑफ n। क्या ये बात समझ में आया, यस और नो? बस इतना लिख दोगे ना, ये पूरा बना लिया, यहाँ पे आंसर तुम्हारा आ गया। और इसके बाद अपने एक्सप्लेनेशन में केवल ये लिख दोगे कॉमन डिफरेंस इज नेगेटिव ड्यू टू डबल आंसर, तो आदमी समझ जाएगा। क्योंकि कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो रहा है तो AP का समेशन तो प्लस से शुरू हुआ है, लेकिन वो घटते घटते नेगेटिव पे भी जाएगा, तो कुछ नेगेटिव टर्म कुछ पॉजिटिव टर्म को कैंसिल कर लेगा।
और टर्म तो बढ़ा, देखो ना टर्म बढ़ा कि नहीं बढ़ा। मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव को लिया तो टर्म बढ़ा कि नहीं बढ़ा। टर्म कितना हो गया, 13 को टर्म हुआ, लेकिन उसके बढ़ने से, टर्म के बढ़ने से समेशन नहीं बढ़ा, बिकॉज ऑफ कि वो एक प्लस में था तो एक माइनस में था, वो कैंसिल हुआ। तो मेरा आंसर तो n बराबर 13 होगा ना, क्योंकि मेरे को बोला था कितने टर्म्स लेंगे, तो मैं 4 लूँगा तो भी सम उतना ही आएगा, 13 लूँगा तो भी सम उतना ही आएगा। क्या ये बात समझ में आया सर? बोलो, वो दिक्कत है? देखो मैं अपने हिसाब से सारा क्वेश्चन बता दिया। एगो रामकली वाला के लिए परेशान थे तुम लोग, नहीं थे? तुम्हारे सर से कह रहे थे नहीं बना, यही वाला था ना रामकली। सेव्ड 5 रुपया फर्स्ट वीक, हो गया, पढ़ लिए तो। हो गया, आसान था। एकदम अब अपने से बन गया या फिर अपन नहीं समझ गए, बस ये भी लिख दिए आगे। तो क्यों फंस किया था? सर अब फॉर्मूला नहीं आता, आप ही ने पढ़ा था इसके बाद। हाँ ये अच्छा लगता है, थोड़ा ये बोला करो। समझ गए बात को? कोई दिक्कत है? मैंने पहले ही बोला था, याद करो, मैंने बोला था ना, मैंने अभी एपी पढ़ाया नहीं है। ये सब क्वेश्चन तुमसे खुद ही बन जाएंगे, मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने जहाँ जहाँ तुम फंसते हो, हेलो, जहाँ जहाँ तुम फंसते हो वहाँ वहाँ के पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इसी का, यस सर। ऐसे ही तो मैं चाहता हूँ आप पूछा करो सर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है सर? ओ हो, मैं समझ गया क्यों पूछ रहे हो। थोड़ा सा वर्ड्स प्रॉब्लम आ जाता है तो सर दिक्कत हो जाती है, यही है ना सर? वो फंसता इसलिए क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम। मैं आज तुमको एक लैंग्वेज प्रॉब्लम का रामबाण उपाय बताने जा रहा हूँ। कैसा रामबाण? इज मने बराबर समझना, इज मने बस, उसके बाद तो फिर हो जाएगा काम। द 17th टर्म ऑफ एन एपी, हेलो 17th टर्म को क्या लिखते हो मैथमेटिक्स में? T17 लिखते हो ना? इज नहीं होगा तो छोड़ो ना। द 17th टर्म ऑफ एन एपी, तो T17 लिख दिए। ऑफ एपी एन, अरे सही सुन लो सर। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स, मतलब बढ़ना की घटना? बढ़ना। इट्स 10th टर्म बाई 7। एक एपी का, हेलो, एक एपी का ऑफ माने का उल्टा पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में नहीं, इंग्लिश में। एक एपी का 17वां टर्म, इट्स, इसी के 10वें टर्म से 7 अधिक है। इस एक एपी का 17वां टर्म, एक एपी मन में सोचो, एक एपी सोच रहे हो? उस एपी का 17वां टर्म, हेलो 17वां टर्म, 17वां पोजीशन पे कोई टर्म लिखा होगा? 17वां टर्म, उसके 10वें टर्म से 7 अधिक है, तो मैं 10वें टर्म को बराबर लिख दिया। हेलो 10वें टर्म को मैंने बराबर लिख दिया। मैंने सही लिखा क्योंकि 17वां टर्म 10वें टर्म के बराबर नहीं था। 17वां टर्म 10वें टर्म से 7 अधिक था। मैं क्या लिखने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ? बराबर, दोनों को बराबर। नहीं समझे? 17वां टर्म बराबर 10वां टर्म कहोगे तो ये चिल्लाने नहीं लगेगा, ये कहेगा कि मैं तो यार 17वां टर्म हूँ, मैं तो 7 अधिक हूँ, और तुम कह रहे हो कि तुम 10वें टर्म के बराबर हो। तो मैं यहाँ पे क्यों खड़ा हूँ? जज की तरह क्यों खड़ा हूँ? ताकि दोनों को बैलेंस कर सकूँ, दोनों को बैलेंस कर सकूँ। क्यों हंस रहे हो? हाँ, अरे हंस लो, मैं भी हंस लूँ थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। 17वां टर्म 10वें टर्म के तो बराबर नहीं है। तो क्वेश्चन देखो, पहले लिख लो बराबर, फिर सोचो, तब जाके क्वेश्चन को तुरंत पकड़ लोगे और क्वेश्चन में गलत नहीं होगा। सर इसका 17वां टर्म जो है 10वें टर्म से कितना अधिक है? ये अधिक है ना 7, ये अधिक है ना 7, ये 7 अधिक है ना। तो अगर मैं इसमें 7 जोड़ दूं तो बराबर हो जाएगा। सोच के देखो, बराबर ही करने के लिए मैं खड़ा हूं ना। तो मैं यही बोला 17वां टर्म 10वें टर्म से 7 अधिक है, तो 10 + 7
कुछ लोग ना इधरिया साथ जोड़ देते हैं। भैया 17वां टर्म तो पहले ही 10 अधिक बा, आ 10 गो और जोड़ देला, 20 गो अधिका हो गई। आ लिखले वाला का लिखले वाला बराबर। सोच के देखो, 17वां टर्म 10 अधिक है 10वें टर्म से, आ तुम इधरिया और 10 बढ़ा दिए और लिख रहे हो बराबर। अरे बराबर लिखोगे तो बराबर होना चाहिए ना दोनों इक्वेशन। समझ गया हीरो कि नहीं समझे अभी भी? ऐसे ही सर पूछ लिए, ऐसे ही सर पूछ लिए। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सर T17 का फार्मूला A प्लस A T9 T। सर इसमें दिक्कत नहीं ना है? सर A से A कुर्बान हो गया, A से A कुर्बान हो गया, कुर्बान। हाँ, कूद जाओ गधो, कूद जाओ। तुम लोग तो एकदम कूद जाओगे, तो जैसा लग रहा है कि भयानक वाला गलती कर दी है। 16 में से ना घटा तो सर 7। इस कॉमन डिफरेंस, इस AP का कॉमन डिफरेंस सर इसी के लिए परेशान थे। मैं बोला ना कि कोई भी तरह का क्वेश्चन आपसे नहीं फंस सकता है। अगर ना विश्वास हो तो आप क्वेश्चंस को एक सरसरी निगाहों से देख लो। इसमें कोई दिक्कत है बता दो। सर 16 नंबर में दिक्कत है, वही क्वेश्चन है सर। देखो, डिटरमाइन AP हुज थर्ड टर्म इज, थर्ड टर्म इज, तो इज मने बराबर, तो थर्ड टर्म इज 16 सही है। एंड द सेवेंथ टर्म, सेवेंथ टर्म मतलब T7 एक्सीड द फिफ्थ टर्म, तो बराबर फिफ्थ टर्म। अब मैं सोचूंगा कितना अधिक, कौन अधिक। पहले मैं बराबर लिखूंगा और फिर सोचूंगा कितना अधिक, कौन अधिक। तो 7वां टर्म एक्सीड कर रहा है, अधिक हो रहा है 5वें टर्म से। कितना? तो ये कितना अधिक है? ये ना अधिक है 12। इधर जोड़ दे 12। समझ रहे हो ना? अब तुम खुद बोल रहे हो कि नहीं सर इधर जोड़िए, बन जाएगा। सर ये क्या देगा? A प्लस कितना? सर ये कितना देगा? A प्लस 6D। ये कितना देगा? A प्लस 4D। 5 रहता था वो कम हो जाता है। सर A से A शहीद हो गया, 4D को इधर बुलाओ, तो 2D बराबर, तो D बराबर, और इस D का वैल्यू इधर डालो। A प्लस 2 गुने 6 बराबर 16। 2D तो मैं डायरेक्ट रख देता, 12 लिख देता। अरे 2D नहीं लिख देता 12। तो A बराबर 4। मैंने बोला था AP का A और D निकल गया तो AP का सब कुछ निकल जाएगा। क्या पूछ रहा था? डिटरमाइन AP, तो पहला टर्म 4, अगला 6। A में D जोड़ने से आगे वाला मिलता है भाइयों बहनों। 4 और 6 10, 14 मत कर देना। कॉमन डिफरेंस जोड़ा जाता है 16, फिर डॉट डॉट डॉट। दिस इज कॉल्ड AP। AP इसी को ना बोलते हो? 3-4 को टर्म लिख के डॉट 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 कर देना, 3-4 को टर्म लिख के डॉट 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 कर देना। क्या वीडियो बना रहे थे? नहीं, बना के डाला भी करो। अरे उससे क्या हुआ? यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, समझ रहे हो आप? हाँ, किसका? मेरे द्वारा? मैं कॉपीराइट नहीं देता हूँ, यूट्यूब नहीं देता है। यूट्यूब कॉपीराइट नहीं देता है सर। देखो मैं बता देता हूँ, हेलो क्या होता है, क्या होता है इसके बारे में भी जान लो। जैसे मैं वीडियो पहले डाला, अगर मेरे से पहले तुम वीडियो डाल दिए, मेरा ही वीडियो रिकॉर्ड करके, तो तुम कॉपीराइट दे सकते हो मेरे को। अगर मैंने पहले डाला वीडियो, समझ में आ रही बात? मैंने पहले वीडियो डाला, तुम वीडियो बाद में डाले, तो मैं कॉपीराइट तुम्हें दे सकता हूँ, यूट्यूब नहीं देता है। सर कॉपीराइट आपको पता कैसे चलेगा? यूट्यूब में एक फंक्शन है, जो भी वीडियो दूसरा यूज करेगा एक मैसेज आता है। दुनिया के किसी भी यूट्यूबर का वीडियो उठा के अगर तुम डालोगे तो उस यूट्यूबर के पास एक मैसेज आएगा कि आपका इतना से इतना कंटेंट कॉपीराइट है, माने किसी ने इस्तेमाल किया है।
तो आप उसका डायरेक्ट यूट्यूब लिंक आपको दिखाएगा, वहाँ पे आप जाओगे, सर्च करोगे और लिखोगे कॉपीराइट क्लेम, तो वहाँ दबाओगे, उसके पास चला जाएगा। अब अगर 2-3 तरह का होता है कॉपीराइट, उसमें होता है कि अगर आप यूज कर रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उसे छोड़ सकते हो। और अगर आप ये देख रहे हो कि हमारे वीडियो से वो ज़्यादा कमा लिया, तो उस पर दबाओगे तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा पैसे का। जितना उस यूट्यूब से पैसा कमाया होगा वो, उसका आधा मेरे अकाउंट में आ जाएगा, आधा उसमें चला जाएगा। समझ रहे हो? एक होता है स्ट्राइक, मैं उसे स्ट्राइक दे दूंगा कि मेरा यूट्यूब का कंटेंट तुम यूज नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो आप? तो स्ट्राइक दे दूंगा तो फिर उसको दिक्कत हो जाएगी, उसका चैनल ही गायब हो जाएगा। 3 बार में होता है, लेकिन एक बार में भी कुछ कुछ होता है। हाँ, कुछ कुछ होता है। कौन सा सर? 12 दिल। मैं जानता था इस तरह का। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आपका जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यही क्वेश्चन बच्चों का क्या होता है, फंस जाता है, और वो तुम पूछ रहे हो, तो ये बहुत बढ़िया है। हेलो 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 हेलो, नजरे स्क्रीन पे कह रहा है कि 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 गो AP है। क्या गो AP है? जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है? तो पहला टर्म तो तुम नहीं जानते हो, पहला टर्म तो तुम नहीं जानते हो ना, बस कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। मतलब सिचुएशन कुछ इस तरह का है कि पहला AP है, मान लो 3 2 5 5 2 7 7 2 9, और दूसरा AP है 10 2 12 12 2 14 14 2। दोनों AP का कॉमन डिफरेंस चेक करो। तो ये सिचुएशन है। पहला टर्म आपको नहीं बताया गया। पढ़ो क्वेश्चन को फिर से। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 APs है, AP नंबर 1 और AP नंबर 2। पहला टर्म मैंने मान लिया A1, कॉमन डिफरेंस तो मैं D ही लूँगा सर। बोलो। तो A1 प्लस D, फिर A1 प्लस 2D, फिर A1 प्लस 3D एंड सो ऑन। दूसरा AP में मैं A को क्या लूँगा? A2 लूँगा कि नहीं लूँगा? और दूसरा टर्म A2 प्लस D2, D ही लूँगा। क्यों? क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। A3 प्लस D, फिर A2 प्लस D, सावधानी हटी दुर्घटना। A2 प्लस 2D, फिर पहला सिचुएशन इतना ही ना हुआ, पहला का सिचुएशन इतना ही ना हुआ। आगे पढ़िए। द डिफरेंस बिटवीन दियर 100th टर्म इज 100। कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म, माने जो 100वां टर्म है, 100वां, उसका डिफरेंस कितना है? तो पहला AP का 100वां टर्म AP1, समझ रहे हो, और माइनस 100वां टर्म किसका? AP2 का। समझ रहे हो? कितना दिया है? ये गिवन है सर। ये क्या है? नहीं समझ रहे हो? ये गिवन है, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये गिवन है, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? द डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म इज 100। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब जरा बताओ, T100 ऑफ AP1 क्या लिखोगे? A1 प्लस 99D माइनस AP2 का, इस AP का 100वां टर्म A2 प्लस पहला टर्म इसका A2 है 99D को मैं अलग क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि दोनों AP का कॉमन डिफरेंस सेम है, बराबर। जब मैं इस ब्रैकेट को तोड़ूंगा तो A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D बराबर, सही हो जाएगा। तो A1 माइनस A2 इज़ नथिंग बट, तुम विश्वास करो कि इसका 1000वां टर्म चाहे 1,00,000वां टर्म चाहे 2,00,000वां टर्म लो, उसका भी डिफरेंस यही आएगा। मैं ये बात किस विश्वास से बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे नज़रों के सामने कौन है? 99D
99D। और ये कैंसिल होते दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर आप सोचो कॉमन सेंस से कि इस AP का 100वां टर्म और 100वां टर्म लिए हो तो 99D घटा है ना सर। अगर 1000वां लेते तो बस A1 प्लस 999D लिखते और यहाँ पे A2 प्लस 990, तो ये कटता कि नहीं कटता? तो डिफरेंस अभी भी A1 माइनस A2 ही आता। और एक बार अगर A1 माइनस A2 100 आ गया है तो उसी क्वेश्चन में A1 माइनस A2 अलग तो नहीं आएगा। इसका मतलब वो भी 100 ही आएगा। सर पल्ले नहीं पड़ा, लिख के बताइए। हम बोले ठीक है। AP का कौन सा टर्म का डिफरेंस मांग रहा है आपसे? 1000वां टर्म का। पढ़ लो क्वेश्चन, यही ना क्वेश्चन मार्क है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000th टर्म? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000th टर्म? ठीक है सर। तो 1000 टर्म क्या है? बताओ 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 बताओ। A1 बोलो प्लस 999D माइनस ब्रैकेट, ब्रैकेट क्यों? क्योंकि माइनस पूरे में हो रहा है। A2 प्लस 999D। बात समझ में आ रही है? अब ब्रैकेट को तोड़ो। सिस्टम से पता समझ में आ रही बात? सही हो गया। A1 माइनस A2 क्या दिक्कत है? चेक कर रहा था मैं, चेक कर रहा था मैं आपको। सर ये बात चेक कर रहे थे, आ नहीं रहा, चेक कर रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं। सर A1 माइनस A2 आ चुका है ना, तो क्या इस क्वेश्चन में A1 माइनस A2 अलग आएगा? और आप निकाले क्या है? 1000 टर्म का डिफरेंस। तो जब ये आ चुका है तो ये भी वही ना आएगा। तो यहाँ से क्या सीख रहे हो? अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, हेलो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो बनाओगे क्या? अगर 100वां टर्म का डिफरेंस 100 दिया है तो 1000वां टर्म का भी डिफरेंस, 1,00,000वां टर्म का भी डिफरेंस, 10,00,000वां टर्म का भी डिफरेंस, बिकॉज ऑफ कि जितना भी यहाँ होगा D वाला टर्म वो कटेगा और फाइनली A1 माइनस A2 आएगा। तो जो पहले दिया है वही होगा। कोई दिक्कत है सर? मेरा फोटो नहीं ले रहा है, मैं ख़राब लग रहा हूँ। सिस्टम से पता चला है एग्ज़ाम में? ओहो, लग रहा है घूस घास दे रहे हो तुम। हाँ, ये बात समझ में आ गया सर। तो मैं आज का क्लास यहीं पे ब्रेक करता हूँ। और इसके बावजूद भी हेलो हेलो, कल के क्लास में आपको नागा नहीं होना है। और कल के क्लास में हम लोग आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, एक्सरसाइज 5.2 चाहे एक्सरसाइज 5.3 चाहे 5.1, अरे वो कुछ भी हो, उससे हमको क्या लेना देना है? पेपर तो होते रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। सेन्योरिटा कहाँ जा रही हो? थोड़ा सा ठहर जाओ, थोड़ा सा ठहर जाओ। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अब जो है आपका थ्योरी इतना अच्छे से हो गया है, इस लेक्चर से पहले 3 लेक्चर को अगर केवल फॉलो कर लो, इस लेक्चर से पहले कम से कम कितने लेक्चर्स? 3 लेक्चर। ये कौन सा लेक्चर था? शायद 7वां था। तो 7वां, 6वां, 5वां और 4था। अगर 4था से आगे फॉलो कर लिए, शुरू से कर लिए तो बहुत बेहतरीन। लेकिन अगर कम से कम 4था से भी फॉलो कर लिए तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन में तुम्हारे चाहे CBSE के हों चाहे PBSE के हों, दिक्कत नहीं होने वाला है। क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं अच्छा से बता दिया हूँ आपको। और कॉन्सेप्ट अगर आपको आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको इसी तरह का बेहतरीन कंटेंट मिलते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।